ओके गाइस, गुड 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 मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम लोग एग्जाम दे के आए हो। अभी नहीं लग रहा है, पक्का लग रहा है कि तुम एग्जाम दे के आए हो। ये जो तुम्हारी दबी दबी आवाज है, ये एग्जाम के कारण हो गई है। यस और नो? 10 दिन लगेंगे वापस को खुलने में। अभी जो खौफ, कैसी गई आप लोगों के एग्जाम्स? कैसी थी? सर प्लीज बात मत करो बस। ये वो चीजें जिनके बारे में बात नहीं की जाती है, जितनी बात की जाती है उतना दिमाग खराब हो जाता है। सो गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। आई होप आप लोगों की एग्जाम बहुत अच्छी गई होगी। इंटर में आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप एग्जाम देने की कुछ दिनों बाद ही फर्स्ट डे से बैच ज्वाइन कर ले, वो भी अर्ली बर्ड। ये दिखाता है कि आप कितने सिंसियर हो। और सीए दो ही चीजें मांगता है, ये आपको ही पता है कि सिंसियरिटी और हार्डवर्क पहली चीज है, और दूसरा है स्मार्टनेस। स्मार्टनेस इन व्हाट सेंस? इतने बड़े सब्जेक्ट को कैसे हम कंसाइज करके, प्रिसाइज करके लास्ट डे एक दिन के अंदर पढ़ के जाए। जो थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन से आपको समझ में आने लग गया होगा कि एक दिन में इतने बड़े सब्जेक्ट को रैप अप कैसे किया जाए। तो वो चीज अगर आपको आ गई और आपको अगर आपका सिंसियरिटी है, तो आपको सीए इंटर पास होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो वेलकम टू सीए इंटर। आई एम सीए निखिल गोखरू। आई विल बी टीचिंग यू 2 सब्जेक्ट्स इन सीए इंटर। मतलब सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं हूं सीए इंटर के अंदर, जो आपके साथ रहेगा ही रहेगा शुरू से लेके आखिरी तक। 150 मार्क्स का मैं अकेला पढ़ाता हूं सीए इंटर के अंदर। इसमें 100 नंबर का है कॉस्ट अकाउंटिंग और 50 नंबर का है जीएसटी। सागर सर ने बताया होगा कि इनकम टैक्स वो पढ़ाते हैं, लेकिन जीएसटी मैं पढ़ाता हूं। तो आई विल बी टीचिंग यू 150 मार्क्स आउट ऑफ 600। तो आई विल बी टीचिंग 25% ऑफ द टोटल सिलेबस ऑफ योर सीए इंटर। चलो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तो बहुत बात करेंगे, पर पहले अब बात कर लेते हैं फाउंडेशन की। चलो जल्दी बताओ, कौन से पेपर में डर लग रहा है? मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। एज यूजुअल मैथ्स और लॉ। लॉ डिफिकल्ट आया था पेपर, तो फिर लॉ में कैसे डर लग रहा है? मतलब कौन सा पेपर डिफिकल्ट था आपके फाउंडेशन का? इस बार सब सारे पेपर इजी थे? सारे इजी थे? सब में लग रहा है सर जोड़े होंगे ना घर आके मार्क्स, सब में लग रहा है आ जाएंगे 50 ऊपर, सब में 200 क्रॉस कर रहा है। पीछे लास्ट में मैम डायरेक्ट एंट्री या सीए फाउंडेशन? आपसे जी मैम, व्हाट्स योर नेम? महक। यू आर फ्रॉम सीए फाउंडेशन एग्जाम और डायरेक्ट एंट्री? डायरेक्ट एंट्री। तो आपका ग्रेजुएशन का 3rd ईयर चल रहा है, 2nd ईयर चल रहा है? 3rd ईयर। कहां से कर रहे हो आप? सॉफ्ट विजन कॉलेज से चल रहा है, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट एंट्री के कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में भी? 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। एक्चुअली अभी अभी मैंने देखा है डायरेक्ट एंट्री के बच्चे बहुत सारे आने लग गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीए बनने लग गए डायरेक्ट एंट्री वाले। जनरली क्या होता है, बीकॉम करने वालों को थोड़ा डर लगता है सीए में आने के बाद, कि सर हमने तो 2 साल में बहुत कम पढ़ाई करी है, हमको ज्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ा, क्योंकि 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पढ़ के जाते थे। ऐसा किया आप लोगों ने? कितना बीकॉम में कितना पढ़ते थे आप लोग रेगुलर? बीकॉम कितना पढ़ते थे रेगुलर? अकाउंट्स पढ़ते थे आप? ट्यूशन अकाउंट्स की लगाई थी आपने कोचिंग, और बाकी सब्जेक्ट्स थ्योरी थोड़े बहुत पढ़ते थे। कितने घंटे रोज की पढ़ाई होती थी? 2 से 2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या चैलेंज है? प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको कि अब ये पढ़ाई आपको ट्रिपल करनी पड़ेगी। देखो, अगर आप ग्रेजुएशन में साइड में एक्टिविटीज भी कर रहे थे और साथ में चल रहा था, अब आप मानना सीए फुल डेडिकेशन मांगता है। सीए ना, सीए गर्लफ्रेंड नहीं है, सीए बीबी है। सीए गर्लफ्रेंड नहीं है, सीए वाइफ है। एक साथ 2-3 चीजें नहीं चला पाओगे, ध्यान रख लेना। शादी हो गई है तुम्हारी, अगर सीए करने आ गए हो तो पूरा डेडिकेशन सिर्फ किधर होना चाहिए? बीवी की तरफ तुम्हारा डेडिकेशन होना चाहिए, पति की तरफ तुम्हारा डेडिकेशन होना चाहिए। अब ये नहीं चल सकता कि चलो टाइम पास कर लिया, मूड हो गया तो बात कर ली, नहीं तो कोई बात नहीं, कभी और कर लेंगे, एक आएगी दूसरी जाएगी। सीए नहीं हुआ तो ये नहीं। अगर आप सीए में आए हो तो विद द फुल डेडिकेशन दैट यू हैव टू गिव योर 100% आउटपुट इन सीए इंटर। और सबसे बड़ी बात, आपके पूरे सीए जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डिफिकल्ट पढ़ाव चालू हो चुका है। सीए फाइनल पेपर वाइज टफ होगा, लेकिन फेज वाइज, या मैं बोलूं इस पूरी जर्नी का सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट सीए इंटर है। क्यों? क्योंकि सीए फाइनल, सीए ये फाउंडेशन अगर 20 है तो इंटर 70 है और फाइनल 100 है। तो सबसे बड़ा जंप 20 से 70 में आने में लगेगा। 70 से 100 आने में इतना बड़ा जंप नहीं फील होगा। सबसे बड़ा जंप कहां फील होगा? जब आप 20 से
70 पे आओगे, मतलब अभी फाउंडेशन को मैं लेवल 20 मान रहा हूं, इंटर लेवल 70 और फाइनल लेवल 100 है। तो बताओ आपके लिए सबसे लंबा जंप कब होने वाला है? फाउंडेशन से इंटर पे। तो आपकी पूरी सीए जर्नी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग भी। इंटरेस्टिंग क्यों बताऊं उसका कारण, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट नए हैं। इनकम टैक्स नया, जीएसटी नया, कंपनी लॉ नया, फेमा एक्ट नया, कंपनी लॉ के अंदर फेमा एमा बहुत सारे एक्ट है, सब नए। ऑडिट पूरा नया, एफएम पूरा नया, साथ में एसएम पूरा नया। एडवांस में भी ऑलमोस्ट 50% चैप्टर नए हैं। जस्ट इमेजिन जो आप पढ़ने जा रहे हो सब नया होने वाला है। तो जो मोनोटोनस हो जाती है ना चीजें कि यार वही डबल एंट्री ये वो, आपको यहां ऐसा फील ही नहीं होगा कि कुछ पुराना पढ़ रहे। एवरीथिंग इज न्यू। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, जिन लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा स्कोर भी नहीं किया ना, उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है यहां पे आके स्कोर करने का। आई एम द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। 12th में 75%। गांव से हूं मैं रोहित सर, हम दोनों बहुत छोटे गांव से बिलोंग करते हैं। वो भी राजस्थान के एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता है, मैं भी मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पे एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे गांव की पॉपुलेशन है 10,000 और मैंने 10th तक 12th तक गांव में ही पढ़ाई करी है। सीबीएसई स्कूल था एक 7 किलोमीटर दूर, वहां जाके हम पढ़ाई करते थे, पर पढ़ाई पूरी गांव से हुई हम लोगों की। आई वॉज 12th क्लास में 75% मार्क्स थे मेरे, सिर्फ अकाउंट्स विद मैथ्स था 75%। आई थिंक यहां बैठे हुए जितने बच्चे हैं उसमें 80% बच्चों के मार्क्स मेरे से ज्यादा रहे होंगे। है 90 कितने, 89, 91। सर आगे कितने मार्क्स थे 12th में? 83, कितने? 75 समथिंग। 80 पीछे, 83, 89, 94 ऑनलाइन, 92, 92, 90। मतलब मैंने बोला ना 80% बच्चों के मार्क्स मेरे से ज्यादा ही रहे होंगे, ठीक है। बट आई एम ए फर्स्ट अटेम्प्ट सीए, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट, फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 19.5 साल की उम्र में मेरा सीए हो गया था। 19.5, 20 साल बोल दो आप, पूरा 20 साल की उम्र में मेरा सीए हो गया था। आई हैव टू वेट फॉर 8 months टू गेट माई डिग्री, बिकॉज 21 ईयर्स के पहले आपको सीए की मेंबरशिप नहीं मिलती है। तो मेरा रिजल्ट फाइनल का जनवरी में आया था और मेरी मेंबरशिप दिसंबर में मिली थी मुझे, 9 महीने बाद, बिकॉज आई एम अंडर एज्ड, जबकि मैं 12th में 75% वाला बच्चा हूं। तो सर ऐसा मिराकल कैसे हो गया? क्योंकि मेरे लिए जर्नी 12th के बाद से बिल्कुल नई हो गई, और मैंने 12th तक जो किया था वो सब छोड़ के मैंने 4 साल पूरे सीए को दिए। ऐसा नहीं सिर्फ दिए मैंने, हार्डवर्किंग ऐसा नहीं था कि पागलों जैसे सिर्फ पढ़ रहा हूं, पर मेरे लिए ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था, नया और इंटरेस्टिंग हो गया था। तो आपके लिए जिस दिन सीए इंटरेस्टिंग हो गया ना, आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट सीए बन जाओगे आप। आपको इस सब्जेक्ट में और इन चीजों में इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। मेरे साथ यही हुआ। 12th तक मैं थोड़ा सा रिजर्व्ड बच्चा था, रिजर्व्ड इन द सेंस कि ठीक है पढ़ाई भी कर ली, साथ में 10 काम भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बोलना नहीं, सब चीजें। लेकिन सीए ने मेरी जिंदगी पूरी बदल दी। आज मैं इतना पटर 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 बोल रहा हूं, आप मेरे को 4 घंटे पढ़ा दो, मैं 4 घंटे बोलता रहूंगा, आपको समझ नहीं पड़ेगा कि आदमी इतना कहां से बोल रहा है। लेकिन 12th तक में ऐसा नहीं था, पर सीए ने मुझे पूरा बदल दिया। वो जर्नी जो स्टार्ट हुई ना, वो जर्नी आज तक कहीं ना कहीं साथ दे रही है। और मैं ये चीज आपके लिए भी बोलना चाहता हूं, वो सीए इंटर वो पढ़ा हो सकता है आप लोगों के लिए, जहां से आप पुरानी बातें सारी भूल जाओ कि आपने 12th में फेल हुए थे, पास हुए थे, कितने परसेंट थे, 70 थे, 40 थे, 30 थे, 20 थे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। आज से आपके लिए एक नई जर्नी है, और आज से अगर आपने इन सब्जेक्ट्स के साथ या इस कोर्स के साथ या इस पूरी टाइमलाइन के साथ अगर आपने अपने आप को जोड़ लिया, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट सीए बनोगे, वो भी बहुत कम एज के अंदर। अभी आप लोगों की एज क्या होगी? 18। अब आप सोच रहे होंगे सर आप कैसे बन गए 20 की उम्र में सीए? मेरा 16 साल, 16.5 साल की उम्र में फाउंडेशन हो गया। वो आपके लिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अब गांव में थे, 2.5 साल की उम्र में बच्चों हमको पेरेंट्स ने स्कूल में डाल दिया, नर्सरी थी नहीं, सीधे फर्स्ट क्लास में डाल दिया। तो मेरा 12th 16 साल की उम्र में हो गया। दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू कंप्लीट माय सीए एट द एज ऑफ 20। वो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं था, पर यह है कि आप लोगों के साथ किसी के साथ भी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर आप 12th तक प्रॉपर पढ़ाई करते हो तो 18 तो आप हो ही गए हो, और आपको सीए होते होते 3.5 साल, 4 साल, 3.5 साल आई थिंक और लगेंगे टोटल सब मिला के, तो यू विल बी 21 अप्रोक्सीमेटली, 21 एंड हाफ।
फिर भी आप, मैं मानता हूं कि बिल्कुल बराबर एज पे हो, अगर आपने 22 तक की उम्र में भी सीए कर लिया तो आप लोग आराम से 4 साल अपने करियर को दीजिए, 26-27 तक बढ़िया सेटल हो जाइए, थोड़ा थोड़ा पैसा अच्छा जमा कर लीजिए और फिर 27-28 के बाद अपनी फैमिली और अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, पर वो डिसाइड इस बात पे करेगा कि आज से आपने आगे का प्लान क्या बना रखा है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो 28 की उम्र में भी सीए करने वाले लोग मैं आपको मिला दूंगा, तो 28 की उम्र तक भी उनका सीए चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है और चलते ही जा रहा है। क्यों? एक गलती कर दी, 18 की उम्र में सही से पढ़ाई नहीं करी। वो 18 की उम्र में सही से पढ़ लेते तो ये गाड़ी 28 तक नहीं जाती। तो आई एम अगेन टेलिंग यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है गाइस, आप सब लोगों के लिए। ऑनलाइन वर्षा, तमन्ना, अरविंद, अमन, महक, भावना, सुजल, निशांत, शुभांगी, अनिष्का, जितने बच्चे देख रहे हैं, आपको बता दूं दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फेज जो आज से चालू हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। यही डिसाइड करेगा कि अगले 60 साल आप कैसे रहने वाले हो। क्या आप फटाफट 22 की उम्र में करियर सेटल करके 15 से 20 लाख रुपए साल के पैकेज से ज्वाइन करके 30 तक आते आते आपका पैकेज 50 लाख रुपए हो जाएगा, 40 तक आते आते आपका पैकेज 1 करोड़ रुपए हो जाएगा और 60 तक जब तक आप रिटायर होंगे तब तक आप साल के 2 से 2.5 करोड़ रुपए कमा रहे होंगे। वो फेज पे जाना है कि नहीं सर हम 18 में मजे करेंगे, फिर 22 में याद आएगा कि अब घर वालों का प्रेशर, मजे तो कर लिया अब क्या करें, 22 में याद आएगा पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, घर वाले बोल रहे हैं अब तेरी 23-24 साल की उम्र हो गई है, शादी करवानी, नौकरी लगनी, क्या कर रहा है, चलो पढ़ाई करते हैं। 28 तक पढ़ाई करोगे, 28 तक पढ़ते पढ़ते शायद सीए बन जाओ। आप 29-30 की उम्र में जाके जैसी जॉब लगोगे घर वाले बोलेंगे शादी करवाओ, पैसे कहां से बचाओगे। वो 22 से 27 की उम्र तक है आपके पास में अच्छा पैसा जमा करने का समय, जब आप अकेले हो, जब आपके ऊपर फैमिली का बर्डन नहीं, जब आपके ऊपर शादी का लोड नहीं है, शादी का खर्चा नहीं है। ये जैसे ही आपने टाइमलाइन आगे खिसकाई, 28 की उम्र में अगर आपने सीए कंप्लीट किया, 26 की उम्र में सीए कंप्लीट किया, आपके पास में 5 साल नहीं मिलेंगे पैसा बचाने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आपके पास में साल नहीं बचेंगे। फिर आपका जीवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ ही चला जाएगा। सीए कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो टाइम है आपके पास में वो 22 से 27 तक का है, और 22 से 27 तभी आप इंजॉय कर पाओगे जब आपकी जेब में रोकड़ा होगा, और रोकड़ा तभी होगा जब 22 तक आप सीए कंप्लीट कर लोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो आदमी अभी 22 का हो चुका है वो सीए नहीं कर पाएगा, कर पाएगा, पर मैं बोल रहा हूं ये फेज अगर आपने अभी खो दिया ना 1 साल का अगला, तो आपका अगला 40 साल का कोई भरोसा नहीं कहां जाएगा। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। आपको लग रहा होगा दिस इज नॉट दैट सीरियस, you have to be serious about this phase, very serious, not sincerity वाला serious कि यार मैं बहुत seriously सिर्फ पढ़ाई करूंगा, serious about your future कि यार अगर आज मैंने पढ़ाई नहीं करी तो इसके implications मुझे अगले कितने साल तक झेलने पड़ेंगे। घर पे एक दिन बैठ के सोचना कि अगर मैंने 1 साल अगला खो दिया और सीए इंटर में मेरे को 2-4 अटेम्प्ट लग गए तो मेरा जो कॉन्फिडेंस की वाट लगेगी ना वो फाइनल में भी वाट लगा देगा। और पैकेज एक आदमी का 15 लाख से पैकेज चालू हो रहा है, एक आदमी का 6 लाख से पैकेज चालू हो रहा है। आप मुझे बताओ जो आदमी 15 लाख से चालू कर रहा है उसका पैकेज अगर 4 साल में डबल होता है तो 30 लाख पे पहुंचेगा, 6 लाख वाले का 4 साल में डबल होता है तो 12 लाख पे पहुंचेगा। ये गैप कितना बढ़ जाएगा, एक 12 पे पहुंचा 6 साल के अंदर, एक 30 लाख पे पहुंच गया 6 साल के अंदर। वो गैप बढ़ता जाएगा और आप अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली वालों के पीछे होते चले जाओगे क्योंकि आपकी स्टार्टिंग सही नहीं हुई थी। हाँ या ना? तो भैया ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा, हाँ या ना? तो बताओ अब इस फेज और इस जर्नी के लिए तैयार हो कि नहीं हो? कॉन्फिडेंस के साथ पुरानी बातें भूल जाएंगे। आज से 11th-12th में जो किया सब भूल जाओ, कितने मार्क्स है सब भूल जाओ, 60 है 70 है 80 है भूल जाओ, फाउंडेशन से है बीकॉम से है सब भूल जाओ। सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है, सीए इंटर। पुराना कोई नहीं पूछने वाला है आपको। अगर मैंने अपने नाम के आगे सीए लगा दिया ना उसके बाद ये नहीं पूछेगा 12th में कितने परसेंट बनेंगे, मेरे को बताने पड़ते कि मेरे 75% थे। सीए लगाने के बाद कोई मानेगा नहीं कि मेरे 75% थे, कोई ये नहीं मानेगा कि मैं गांव से हूं, कोई ये नहीं मानेगा कि मैं एमपी बोर्ड के स्कूल से भी पढ़ा हुआ हूं, क्योंकि हमने आगे क्या लगा दिया, सीए। तो अपना पूरा पास्ट भूल जाओ, क्या थे सब भूल जाओ। आज आप जहां खड़े हैं वहां पे सब लोग बराबर खड़े हैं और अब सब लोगों को बराबर मौका मिल रहा है क्योंकि सारे सब्जेक्ट नए हैं। तो आपका क्या बैकग्राउंड था, क्या पढ़ाई करी है सब भूल जाओ क्योंकि अब सब वापस जीरो पे खड़े हुए हो।
और जब सब जीरो पे खड़े हुए तो फाइट तो सब बराबर देंगे सर, चाहे मैं बीकॉम का हूं, चाहे मैं हिंदी मीडियम का हूं, चाहे मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, चाहे मैं एमपी बोर्ड का हूं, चाहे मैं सीबीएसई का हूं, फाइट तो मैं बराबर दे सकता हूं, क्योंकि अब मैं भी जीरो पे खड़ा हूं, वो भी जीरो पे खड़ा है। सीबीएसई के टॉप स्कूल का 90% वाला बच्चा भी वहीं खड़ा है, और एमपी बोर्ड का 80% वाला बच्चा भी वहीं खड़ा है, और बीकॉम का 65% वाला बच्चा भी वहीं खड़ा है। तीनों की लाइन वही है। अब आगे की रेस डिसाइड होगी कि इसके आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो सब चीजें भूल जाओ। ऑनलाइन सब कुछ क्लियर, समझ में आ रही है बात? ऑनलाइन वालों के लिए एक स्पेशल बात है, अगर आप पूरा ऑनलाइन जाने वाले हैं तो आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा। दीवार पे लगा दो कि अगले साल भर बहुत क्रूशियल होने वाला है जीवन में, तो डिसिप्लिन भी चाहिए मुझे कि आप लोग रोज 8 घंटे बैठ के पढ़ेंगे। जो 2.5-3 घंटे पढ़ते थे, अब आपको अपना टाइम ट्रिपल करना पड़ेगा बैठ के पढ़ने का, और बाकी सब कुछ भूल जाने का है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो अब ये तो हो गई सर बात जो मुझे आप लोगों से इसलिए शेयर करनी थी क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी जिंदगी को बदलने में सीए इंटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। या तो मैं गांव का एक बच्चा रह जाता, या फिर आज मैं यहां पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूं। इसमें सबसे क्रूशियल रोल है सीए इंटर, क्योंकि सीए इंटर जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला तो मुझे रियलाइज हुआ कि सीए फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोई लोड के आराम से निकाला जा सकता है। तो आपका कॉन्फिडेंस सीए इंटर डिसाइड करेगा कि फाइनल तक आपका क्या फेज होने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द जर्नी दैट वी हैव टू स्टार्ट। और हम लोग कहां से स्टार्ट करने वाले हैं सर? अब हम फाइनली हमारे सब्जेक्ट की बात स्टार्ट कर लेते हैं कि सर आप हमें क्या पढ़ाने वाले हो, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी बातें इसके अंदर करने का है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड में टेम्पलेट, यहाँ पे टेम्पलेट फटाफट कर लिया, हो गया, डन। अब बात करते हैं हम हमारे सब्जेक्ट्स की। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन ऑफलाइन हर्षित सर ने सुबह सुबह आके आपको बता दिया होगा कि कौन कौन क्या क्या पढ़ाने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, बाकी चीजें भी। और हर्षित सर हमारे क्लास मेंटोर रहेंगे आपके, हर्षित सर, जो कि आपको बताते रहेंगे और भी चीजें जो भी आपको हेल्प लग रही है वो सब। और सब्जेक्ट के लिए तो हम लोग रहेंगे ही सर अवेलेबल। मैं बता दूं मेरे सब्जेक्ट की बात कि हम मेरे सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले। आई हैव टू टीच ऑल ऑफ यू गाइस कॉस्टिंग, दैट इज ऑफ 100 marks, and GST, that is of 50 marks. Okay, this is in group 1 and this one is in group 2. अब जस्ट टेल मी, आप लोगों ने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि अभी एक ही ग्रुप देने वाले हैं? ऐसे कुछ है क्या जो सिर्फ एक ग्रुप सोच रहे हैं? मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बिकॉज सब्जेक्ट्स कम हो गए हैं पिछले 1 साल में सीए में, तो अब हम किसी एक ग्रुप वाले पे मना करते कि मत दे तू सिर्फ एक ग्रुप। उसके पीछे का एक बहुत सिंपल लॉजिक है बेटा, सुनना। एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट है। मान ले अगर तू अभी प्रिपेयर करता है ग्रुप 1 के लिए, है ना, तो तू प्रिपेयर करेगा अकाउंट्स, लॉ और टैक्सेशन। आपका एग्जाम होगा जनवरी 26 में, रिजल्ट आएगा फरवरी 26 में, और आपको फिर अगला अटेम्प्ट मिलेगा मई 26, जब आप ग्रुप 2 की पढ़ाई करोगे। ड्यूरेशन में डिफरेंस देखो, यहां यू आर गेटिंग, अभी क्या चल रहा है, जनवरी 25 से जनवरी 26, अटेम्प्ट जनवरी 26 ही आप लोगों का, और फिर यहां पे फरवरी 26 से मई 26, और सब्जेक्ट इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। इंबैलेंस है, बहुत ज्यादा इंबैलेंस है। तो अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो ग्रुप 1 तो मान लो आप क्लियर कर लोगे, ग्रुप 2 में पसीने आ जाएंगे आपको क्लियर करने में, 3 महीने में कर ही नहीं पाओगे। और अभी ग्रुप 1 में आप टाइम पास करते रह जाओगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 करोगे तो आपको क्लास में सिर्फ 4 घंटे पढ़ना है आके। 3 सब्जेक्ट 1.5 घंटा भी माने तो 4.5 घंटे होता है बस। तो मुझे बताओ, अभी जिस एंथु के साथ आप बैठे हो, जितने डेडिकेशन के साथ आप बैठे हो, 4.5 घंटे पढ़ के घर चले जाओ, घर पे 2 घंटे पढ़ लोगे, 6 घंटे पढ़ोगे, शर्म आ जाएगी बोलने में सीए कर रहे हैं। इतना तो बीकॉम में पढ़ लिए थे। तो अभी टाइम है मेहनत चालू करने का। भले ही आपका मूड बाद में जाके हो जाए कि मुझे ग्रुप 2 देना है कि नहीं देना है, लेकिन बेटा कोचिंग तो अभी की अभी पूरी कंप्लीट करो, क्योंकि अगर आपने अभी कोचिंग नहीं निपटाई तो इस 3 महीने में आप खुद की पढ़ाई करोगे, कोचिंग करोगे। टाइमलाइन बिगड़ी हुई ना पूरी, क्योंकि एक तरफ आपको मिल रहा है 1 साल और एक तरफ आपको मिल रहा है फरवरी से मई के लिए 3 महीने, फरवरी मार्च अप्रैल में 3 महीने, मई में तो एग्जाम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आप बोथ ग्रुप प्लान नहीं कर रहे हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत स्टूपिड डिसीजन ले रहे हो कि एक तरफ 9 महीने में हम 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और एक तरफ हम 3 महीने में 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो कि हो ही नहीं सकता।
और अगर आप इतने केपेबल हो कि आप 3 महीने में उधर 3 पढ़ सकते हो, तो फिर अभी 9 महीने में 6 क्यों नहीं पढ़ सकते हो? मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप बोल रहे हो मैं उधर 3 महीने में 3 कर लूंगा, तो तू बता इधर तू 1 साल में 3 ही क्यों कर रहा है? अगर तू इतना केपेबल है तो। और अगर तू इतना केपेबल नहीं है तो उधर कैसे करेगा 3 महीने के अंदर? और जब तक दोनों ग्रुप चालू नहीं होंगे, आपकी आगे की जर्नी नहीं बढ़ेगी। सो अभी मौका है बोथ ग्रुप ही प्लान करने का। एक ग्रुप प्लान करने में बहुत प्रॉब्लम है, अनलेस आपका कोई बहुत ही स्पेशल या स्पेसिफिक रीजन हो, उस पर मैं नहीं जाता। जनरल रीजन तो ये है कि आप बोथ ग्रुप की ही प्लानिंग करें। आप एक ग्रुप पे जाएंगे तो आप इधर 9 महीने और इधर 3 महीने में बहुत इंबैलेंस कर देंगे, जबकि ग्रुप 2 में उतने ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जितने ग्रुप 1 के अंदर है। ऐसा नहीं ग्रुप 2 में इजी सब्जेक्ट है, जितने ग्रुप 1 में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उतने ही ग्रुप 2 में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। बराबर साइज के दोनों ग्रुप है, 3-3 सब्जेक्ट दोनों में है, दोनों में प्रैक्टिकल, दोनों में थियरी है। सो आपके पास ऐसा इंबैलेंस के लिए गलती कर दोगे आप। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें बोथ ग्रुप पे जाना चाहिए, ठीक है। अब सवाल आता है सर आप हमें अभी कौन सा सब्जेक्ट चालू करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों सब्जेक्ट तो एक साथ चालू नहीं हो सकते, तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और उसके पीछे का लॉजिक क्या है? आई विल स्टार्ट फर्स्ट विद कॉस्टिंग। उसका पहला रीजन है ये 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जबकि जीएसटी जो है वो सेमी प्रैक्टिकल है, उसमें प्रैक्टिकल तो है लेकिन कैलकुलेशंस नहीं है, केस स्टडीज और थियरी है बहुत सारी। पहली चीज। दूसरा, जीएसटी अभी इसलिए नहीं पढ़ा सकता मैं क्योंकि जीएसटी में आपके ऊपर बहुत सारे अमेंडमेंट्स आएंगे। रेगुलरली आप न्यूज़पेपर में देखते हो सर जीएसटी में ये रेट बदल गई, ये कम कर दिया, कभी निर्मला सीतारमण बोलती है इस पे चेंज कर दो, कोई बोलता है ये हो गया वो हो गया। अभी थोड़े दिन पहले पॉपकॉर्न को लेके चल रहा था कि पॉपकॉर्न पे ये रेट लगेंगे। जीएसटी में इतने मेजर अमेंडमेंट्स आते हैं और आपके ऊपर मैं आपको बता दूं जुलाई 2025 तक के अमेंडमेंट्स लगेंगे आपके ऊपर। जून 25 तक के, जून जुलाई 25 तक के अमेंडमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो जस्ट इमेजिन कि जून जुलाई 25 तक के अमेंडमेंट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं तो फिर आप अभी जीएसटी कैसे पढ़ सकते हो? अगर अभी आप जीएसटी पढ़ने चले जाओगे तो निपट जाओगे, क्योंकि जितने सारे अमेंडमेंट आ जाएंगे अगले 6 महीने के अंदर कि आपको फिर से जीएसटी बहुत सारा पढ़ना पड़ जाएगा। लास्ट ईयर में 75 पेजेस के सिर्फ अमेंडमेंट्स थे जीएसटी के अंदर, 75 पेज के अमेंडमेंट्स थे जीएसटी के अंदर। इसीलिए अभी जीएसटी स्टार्ट करना एक बेवकूफी होने वाली है। सो वी आर स्टार्टिंग विद ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉस्टिंग। हम लोग यहीं से चालू कर रहे हैं और मैं इस सब्जेक्ट के बारे में क्या बताऊं, मतलब क्या ही बताऊं, क्या ही क्यों बताऊं? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये है जबरदस्त स्कोरिंग। स्कोरिंग क्यों, मैं आपको बताता हूं। मई 2022 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है हमारे यहाँ की एक बच्चे की जिसका नाम था रिया राठौर। नवंबर 22 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स है हमारे यहां से जिसका नाम था बच्ची का कनिष्का बिश्नोई। मई 23 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स से अगेन रोहित यादव करके हमारे यहां से बच्चा है उसके। नवंबर 23 94 मार्क्स है आउट ऑफ 100 इशिता काबरा करके एक बच्ची है उसके। मई 24 97 मार्क्स से आउट ऑफ 100, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। सितंबर 24 आई थिंक 90 प्लस है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और जनवरी 25 का पेपर तो ऐसा गया है कि अभी रिजल्ट आएगा। कब आएगा रिजल्ट इंटर वालों का? फरवरी में। अभी एग्जाम हुई है। मैं आपको बताता हूं 5+ ऐसे बच्चे क्लास के मैं लाके खड़ा करूंगा आपके सामने जिसके 90+ मार्क्स होंगे, कम से कम बता रहा हूं। 5 ऐसे बच्चे मैं आपकी क्लास में लाके खड़े करूंगा कि 90+ मार्क्स वाले बच्चे हैं कॉस्टिंग के अंदर, और 95 अबव भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर सीए इंटर में भी ऐसे स्कोर होते हैं तो हमको 12th में बिजनेस स्टडीज वाली याद दिला रहा है। 12th में था ना बिजनेस स्टडीज, 97, 96, 95, 94, 80 तो मैडम बोलती थी कम आए तेरे 80 नंबर तो, है ना। हमारा बिजनेस स्टडीज है कॉस्ट अकाउंटिंग, सब्जेक्ट वाइज नहीं। सब्जेक्ट तो बिजनेस स्टडीज का उल्टा है, जितना बिजनेस स्टडीज में रट्टा था यहाँ पे 1% भी रट्टा नहीं है। स्कोरिंग बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है, मतलब हमारे सीए इंटर का बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। मजा भी आएगा, इजी भी लगेगा और स्कोर भी करोगे, तगड़ा स्कोर करोगे। सर मेरे को तो लग रहा है सब फेंका फेंकी चल रही है। आप यूट्यूब पे जाना और यूट्यूब पे जाके सिर्फ नाम सर्च करना,
मेरे नाम के साथ या स्नाटा के नाम के साथ रिया राठौर डालना, कनिष्का बिश्नोई डालना, रोहित यादव डालना, इंटरव्यू मिल जाएगा आपको पूरा 100 आउट ऑफ 100, 99 आउट ऑफ 100, कैसे आए थे, क्या आया था, सब कुछ था। यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर लेना। इट मीन्स ये सब्जेक्ट तो स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है, और मजेदार बात है बहुत प्रैक्टिकल भी है। तो दोनों अच्छी चीजें हैं सर, एक तो हमको प्रैक्टिकल पसंद है, स्कोरिंग और रट्टा नहीं मारना पड़ता है, और दूसरी बात स्कोर भी अच्छा मिल जाए, तो इससे बढ़िया क्या सकता है कि पसंद भी है और मार्क्स भी आ रहे हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। यस, तो अब हम एक काम करते हैं, इसी सब्जेक्ट से हमारे डिस्कशन को चालू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। और सबसे पहले मैं बता दूं ये सब्जेक्ट में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसा सब्जेक्ट है, किस बारे में होगा, वहां से हमारी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों से फिर मैं एक बार पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ रहा हूं, तो आप लोगों के पास पहले कोई सवाल जवाब हो तो पहले आप वो कर लीजिए कि सर आई वांट टू आस्क समथिंग। सबकी क्यूरियोसिटी होती है अलग अलग। यू वांट टू आस्क समथिंग ऑनलाइन, जल्दी बताओ। कुछ सवाल हैं आपके सब्जेक्ट को लेके, किसी भी क्लास को लेके, ड्यूरेशन को लेके, हर चीज को लेके? देखो क्लास कब तक चलेगी ये सब आंसर आपको हर्षित सर कर देंगे कभी भी आके आपको, कि सर क्लास का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कब तक चलेगी, तो वो तो हो जाएगा, दैट्स नॉट ए बिग डील। फाउंडेशन में सर अटेम्प्ट लगा है, उसका कोई इफेक्ट इंटर में आएगा? मैं फिर पूछ रहा हूं, अगर आपने इंटर एक शॉट में क्लियर कर लिया और फाइनल एक शॉट में क्लियर कर लिया, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि फाउंडेशन में क्यों फेल हो गए थे। क्योंकि हमेशा आदमी क्या बोलता है, पिक्चर अच्छी कौन सी होती है, जिसकी शुरुआत अच्छी हो या अंत अच्छा हो। तो हमेशा मूवी का एंड अच्छा होना चाहिए, शुरुआत भली बोरिंग हो जाए, अगर मूवी की एंडिंग अच्छी है तो वो पिक्चर अच्छी मानी जाती है। तो बस यही आप भी मान लो, आपका एंडिंग इंपॉर्टेंट है, आपके रिज्यूमे में आपका एंड लिखाएगा, शुरुआत नहीं लिखाएगी। वो पूछेंगे अच्छा फाइनल कौन सा अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटर कौन सा, फर्स्ट अटेम्प्ट, आप अपनी वर्थ वहीं प्रूव कर चुके हो। वो पूछेगा भी नहीं फाउंडेशन में कितने अटेम्प्ट लगे, क्योंकि जिसका इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट और फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट है वो रिज्यूम कर लेगा कि फाउंडेशन भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, और नहीं भी हुआ तो कुछ गलती हो गई होगी, अदरवाइज जिसका इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया वो फाउंडेशन में तो फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल ही सकता था। तो वो तो उसको कोई मैटर ही नहीं करेगा कि फाउंडेशन में आपको कितने अटेम्प्ट लग गए। सर मेरा सीए फाउंडेशन सितंबर में 1 शॉट में हो गया था, बट ड्रॉप लेना पड़ा, रीजन कुछ भी, अब स्टार्ट कर रहा हूं तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंशना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंशना आप आराम से स्टार्ट कीजिए। मैं फिर वापस वही लाइन रिपीट करूंगा, ये 3 महीने का गैप कहीं भी फिल हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट इंटर निकाल लिया ना, वो 3 महीने का गैप पता ही नहीं चलेगा कहां चला गया। तो डजंट मैटर अंशना, आप अभी से स्टार्ट कीजिए जर्नी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना आपकी जॉब पे, ना आपके रिज्यूमे पे, ना आपके करियर पे, इस चीज का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अंत भला तो सब भला। यस, एनी अदर डाउट? सर पोस्ट बैच या प्री बैच? ऑफ कोर्स प्री बैच, मतलब ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए कि पोस्ट या प्री। कोई आपसे बोले 1.5 महीने पहले पढ़ाई चालू करो या 1.5 महीने बाद पढ़ाई चालू करो, कहां ज्यादा फायदा है? मतलब ये बात तो 5वीं क्लास के बच्चे को ही बोल देंगे कि बेटा तेरे को 1 महीना ज्यादा देता हूं पढ़ने के लिए और एक को 1 महीना कम देता हूं पढ़ने के लिए, बता क्या तेरे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा रहेगा? तो ये कोई सवाल ही नहीं हुआ, इसका आंसर ऑब्वियस है जो हर बच्चे को पता है। पर दिक्कत आंसर की नहीं है, आंसर सबको पता है, दिक्कत है अभी क्यों कर रहे सर, प्लीज 1 महीना तो हमको आराम करने दो ना सर, क्या कर रहे हो सर। मेरी बात सुनो प्रतीक, इंपॉर्टेंट बात है, तुझे लग रहा है कि यार एग्जाम से मैं बहुत ज्यादा फेडअप हो गया और मुझे आराम चाहिए, तो 3 दिन आराम कर लेगा ना प्रतीक, चौथे दिन तेरे को लगेगा कुछ तो करूं अब, और चौथे दिन जब कुछ करने की बारी आएगी तो या तो तू बिंज वॉचिंग करेगा, या फिर तू दोस्तों के साथ जाएगा, या फिर तू भटकेगा, या फिर तू घर में बैठ के वीडियो गेम खेलेगा, ऐसा कुछ करेगा। जितने घंटे करेगा ना वो ये लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्लासेस अभी बहुत कम लगा रहे हैं। अभी हमारी क्लासेस 4 घंटे की ड्यूरेशन में लगेगी टोटल मिला के, 3 से 4 घंटे बस अगले 1 महीने तक। तो आप लोग वैसे भी 3 से 4 घंटे उस टाइम पे आ रहे हो जिस टाइम पे या तो आप सोओगे या कपड़े धोओगे या नहाओगे, क्योंकि कोई भी आपका दोस्त आपको 2 या 3 बजे के पहले फ्री नहीं मिलेगा फोकट की यार चल घूम के आते हैं ना। 2 या 3 बजे के पहले आपको नेटफ्लिक्स देखने का मूड करेगा, कोई सुबह सुबह उठ के तो नेटफ्लिक्स देखने बैठेगा नहीं, बोले आप कुछ घर से निकलूं। तो ये आपके लिए घर से निकलने का एक बहुत अच्छा मौका है, जहां आपकी पढ़ाई भी हो रही है, नए दोस्त भी मिल रहे हैं, घूमने को भी मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि साथ साथ में आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है। तो भले ही मैं मान रहा हूं कि ये सर 1 महीने में 4 घंटे ही पढ़ाई होगी, बाद में तो ये पढ़ाई 15 दिन में हो जाएगी, माना, लेकिन आप इस 1 महीने में घर पे बिल्कुल 0 पढ़ाई करके
एक तो अपने पूरा का पूरा जो आपका बॉडी ट्यून हुआ है मेहनत करने के लिए वो बर्बाद कर दोगे। जो दिमाग ट्यून हो चुका है कि हाँ थोड़ा बहुत दिमाग में जाता रहता है, हम याद रखते हैं, 1 महीने में सब फ्लश आउट हो जाएगा। दूसरी बात, तो 4 घंटे पढ़ के जितना कंपाइल करोगे वो आखिरी के 15 दिन में भारी पड़ेगा। जो अर्ली बर्ड पढ़ रहे हैं उनकी क्लास 15 दिन 20 दिन पहले खत्म हो गया एज कंपेयर टू पोस्ट बर्ड। तो जस्ट इमेजिन कि वो 20 दिन आखिरी के कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जब एक एक घंटा आपके लिए बहुत कीमती होता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस। तो जब कोई भी पूछे सवाल कि अर्ली या पोस्ट, ऑफ कोर्स उसका आंसर अर्ली ही होगा, पोस्ट कैसे हो सकता है। सर फाउंडेशन में सारे पेपर अच्छे गए थे, पर अर्ली बर्ड ज्वाइन करने के बाद एनी चांस कभी फाउंडेशन में फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। आपको रिपीटर्स बैच ज्वाइन करनी है वहां चला जाएगा, आपको कैश रिफंड चाहिए कैश रिफंड ले लो, ये फ्री की बैच चल रही है। जो पैसे हमने आपसे 5,000 रुपए लिए हैं वो सिर्फ इस बात के हैं कि पास हो गए तो आगे फीस में एडजस्ट कर लेंगे, फेल हो गए तो पूरे रिफंड कर देंगे। तो आपकी जेब से तो अल्टीमेटली 1 रुपया भी लग ही नहीं रहा है, फ्री में पढ़ रहे हो आप। पास पॉजिटिव सोचो, पास हो जाओगे, आगे यूज कर लेंगे, पैसे इंटर की फीस में एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम आपको पूरा का पूरा कैश रिफंड कर देंगे, 1 रुपया भी आपका नहीं काटेंगे हम लोग, जीएसटी का पैसा भी वापस पूरा का पूरा दे देंगे। ठीक है साहब, और कोई सवाल? भयंकर बोरियत हो रही थी एग्जाम के बाद, तो करना टाइम पास, 4 घंटे पढ़ ले, बाकी तेरे को जॉब अगर करनी हो कर सकता है जी। अकाउंट्स को छोड़ के कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। सवाल बता दूं पहले मैडम का क्या है, सीए फाउंडेशन का बैकग्राउंड इंटर में कितना काम आएगा। लिंक अकाउंट्स में आपको डबल एंट्री आती है, डेबिट क्रेडिट आता है, बेसिक अकाउंटिंग आती है, डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाना, लेजर्स बनाना, उतना ही काम आएगा अकाउंट्स यहां का। इधर कंपनी लॉ पूरा नया, फेमा और अदर लॉस पूरे नए, इनकम टैक्स पूरा नया, जीएसटी पूरा नया, कॉस्टिंग पूरा नया, ऑडिट पूरा नया, एफएम पूरा नया, एसएम पूरा नया। एक वर्ड भी काम नहीं आएगा फाउंडेशन का इधर। तो अगर आपका फाउंडेशन में, मैं तो बोल रहा हूं डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे, इन्होंने तो फाउंडेशन दिया ही नहीं, तो कैसे हो जाते हैं इंटर में पास बिना बैकग्राउंड के फाउंडेशन के। आईसीआई ने सिलेबस ही ऐसा बनाया है कि डायरेक्ट एंट्री वाला भी सीधे इंटर में जा रहा है, तो उन्होंने सोच के ही बनाया होगा ना। तो उन्होंने सब्जेक्ट ऐसे दिए हैं जहां पे आपको सीए फाउंडेशन का बैकग्राउंड कैसे काम आएगा। देखो बेस काम आता है, जैसे मैथ्स का बेस क्या काम आता है, बेसिक इक्वेशन सॉल्व करने आनी चाहिए आपको। देखो इंटर हो या फाइनल हो, जहां भी प्रैक्टिकल होगा वो एक्स वाई की वैल्यू निकालना तो आपको आना चाहिए। लेट एक्स बी द फलाना फलाना वैल्यू, लेट वाई बी द फलाना फलाना वैल्यू, एक्स और वाई की इक्वेशन बना रही है और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। वैसे भी वो 11th 12th या फाउंडेशन के बेस का नहीं हो, 7th 8th से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। उतना रिक्वायरमेंट मैथ्स का आता है इंटर के अंदर, दैट्स इट। उसके अलावा मैथ्स का कोई यूज नहीं पूरे इंटर के अंदर। ठीक, इनकम टैक्स पूरा नया, जीएसटी पूरा नया, एक वर्ड भी आपको फाउंडेशन का काम नहीं आएगा इंटर के अंदर। अकाउंट्स में बेसिक्स काम आता है, जो कि वैसे भी नाटा सर, मनोज सर आपको बेसिक्स पढ़ा के ही आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे उनको भी तकलीफ नहीं आएगी। तो मैंने फिर अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये लाइन दी, कोई बैकग्राउंड आप भूल जाओ, सब फिनिश लाइन, सबकी स्टार्टिंग लाइन बराबर हो चुकी है। चाहे डायरेक्ट एंट्री से है, चाहे आपने फाउंडेशन 4 साल पहले दिया था, चाहे फाउंडेशन आज दिया, जो भी कितने भी अटेम्प्ट लगे, सबकी फिनिशिंग बैक स्टार्टिंग लाइन यही है, सब 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। ठीक, एक और सवाल है, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, सुबह 7 नहीं है, चेंज कर दिया शेड्यूल। और बोलो। यस, मैं फिर बता देता हूँ आपको। उसने जो बोला वो उसका एक्सक्यूज था कि सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है। अगर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है तो बच्चे पास कैसे हो जाते हैं, है ना। 7 बजे से क्लास चालू नहीं होती है। आपकी क्लास का ड्यूरेशन, जो बच्चे अभी मई वाले भी हैं, जो बच्चे सितंबर में दे रहे हैं, इनका क्लास चालू होता है 8:45, एंड्स अराउंड, मैक्सिमम एंड्स अराउंड 5, मैक्सिमम। मतलब अभी सितंबर वालों की बैच तो 3 बजे ही खत्म हो जाती है रोज। हाईएस्ट पीक जब एकदम जाता है वो 5 बजे तक जाता है। तो 8:45 to 5। सर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, डिपेंड करता है आप बाकी टाइम का आप क्या करते हो। आपको तो मैंने बता दिया ये टाइम है। अब अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को घर जाके फिर 2 घंटे सोना है, 2 घंटे मोबाइल चलाना है और बाकी घर का भी फैमिली ऑब्लिगेशन है,
पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलेगा, कहां से मिलेगा, क्योंकि आपने बाकी सारे ऑब्लिगेशन इतने सारे ले रखे हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूं, आपकी क्लासेस 8:45 से धीरे 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 धीरे, अर्ली बर्ड नहीं, पोस्ट तक आते 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 3 साढ़े 3 तक चलेगी। कुछ टाइम बाद वो क्लास बढ़ते बढ़ते 5 बजे तक हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आप 5 बजे घर जाके भी आराम से 1 घंटा रेस्ट करके 6 से लेके रात को 12 बजे तक यू हैव 6 आवर्स। उसमें से आप 2 घंटे निकाल लिए खाना खाने, घूमने फिरने, जो भी करना है, आपको रोज सिर्फ 4 घंटे की पढ़ाई करनी है। रेगुलरली अगर आपने 4 आवर्स की स्टडी घर पे कर ली तो आप अपना सारा क्लास का होमवर्क प्लस सारी टेस्ट की प्रिपरेशन कर पाएंगे। इतना पढ़ना पड़ता है बस। अगर आप 7 घंटे यहां पढ़ रहे हो तो 4 घंटे घर पे पढ़ना है। जितना क्लास का ड्यूरेशन है उसका हाफ टाइम आपको घर पे वापस सेल्फ स्टडी, होमवर्क और टेस्ट के लिए देना पड़ेगा। ये है। अब जो बोले कि हमारे तो सुबह 7 से क्लास चालू होती है, पहली बात उस टाइम पे 8 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अब रिड्यूस होके कितने हो गए, 6। तो आप 2 सब्जेक्ट के 3 घंटे कम कर लो यहीं पे, तो 3 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के बढ़ गए। आपने अर्ली बर्ड ज्वाइन करी है तो आपको उधर सेल्फ स्टडी का टाइम और ज्यादा मिलेगा, 15 दिन उसको ऐड कर लो। उन्होंने अर्ली बर्ड नहीं करी होगी, 4 साल पहले अर्ली बर्ड होती नहीं थी, तो 15 दिन उसके ऐड कर लो। सो आप लोग हर एंगल से बहुत एडवांटेज में हो। तो आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि टाइम कम पड़ रहा है। पर हाँ, एक चीज है, कभी फेज आएगा आपके यहाँ पे जब आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं जीवन में पढ़ ही तो रहा हूं। उस दिन अपने आप पे दया करना मत, बस दया मत करना अपने आप पे। मैं फिर बोल रहा हूं, अपने आप पे दया मत करना, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप पे दया कर ली ना, उस दिन फिर आप लॉस्ट केस हो जाओगे, मतलब फिर आप छोड़ दोगे उस दिन से पढ़ाई करना। तो अपने आप पे दया नहीं करनी किसी भी दिन। हम हमारा शेड्यूल बताते हैं, जब हम लोग सीए इंटर में थे तब हमें इंटर के साथ आर्टिकलशिप भी करनी रहती थी। तो हम लोग सुबह 6:45 से लेके 11 बजे तक क्लासेस लेते थे, 11 से 5:30 तक हमारी आर्टिकलशिप चलती थी, और 6 से 9:30 तक वापस हमारी क्लासेस रहती थी। और हम 9:30 बजे घर पे जाके फिर होमवर्क करके सारी तैयारी करके अगले दिन वापस वही ड्यूरेशन चालू करते थे। पर हम लोगों ने भी कभी दया नहीं करी, और ऐसा 1 साल तक चला हमारे साथ भी, 1.5 साल तक चला, पर हम लोगों ने भी दया नहीं करी अपने आप पे। वो ड्यूरेशन कब निकल गया पता भी नहीं चला। तो वो दया करना जिस दिन छोड़ दोगे ना, उस दिन अपने आप आपको लगेगा ही नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। मैं तो आपको बोला ना कि यही है जो है अभी के लिए, बाकी सब भूल जाओ, जो है वो यही है मान लो, तो अपने आप आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी। सर जनवरी 25 में मेरा 3rd अटेम्प्ट है, मुझे इंटर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ऑफ कोर्स मैं, मतलब आपकी कोचिंग्स कैसे हुई उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रखी है तो अभी आपको फिर इंटर एग्जाम कैसे, जनवरी 25 तो हो गया, आई डिडंट गेट इट, 25 की 26 मयंक, 25 तो निकल गया। फाउंडेशन का 3rd अटेम्प्ट है, मुझे इंटर देना चाहिए ना? नहीं, अर्ली फाउंडेशन का 3rd है क्या मयंक? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। जनवरी 25 आपका फाउंडेशन का 3rd अटेम्प्ट है, आपको इंटर की अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये पूछ रहे हो आप? यस और नो? क्या पूछ रहा है? क्या नुकसान है? मेरे को एक चीज बता दे, इंटर की अर्ली बर्ड बैच, वो बोल रहा है मेरा 3रा अटेम्प्ट फाउंडेशन का है, नुकसान क्या है मुझे बता अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करने का? पैसे तो तूने 5,000 दे दिए, तू फेल हो गया तो 5,000 वापस मिल जाएंगे। सर अभी से मैं वापस, मेरे को एक चीज बता, तेरा पेपर कैसा गया उस पर डिपेंड करेगा। क्या तेरे पेपर पिछले 2 अटेम्प्ट से बेटर गए हैं? क्या लग रहा है इस बार कॉन्फिडेंटली पास हो जाएगा? तो फिर तो तू जर्नी स्टार्ट करना है यार। मेरे को बता, तू जब को लग रहा है तेरे को कि तेरे पेपर अच्छे गए हैं तो तू फाउंडेशन का तो पढ़ेगा नहीं, बैठ के नहीं पढ़ेगा ना वापस बैठ के। और जब फाउंडेशन का नहीं पढ़ेगा तो खाली बैठने से अच्छा है कम से कम इंटर का पढ़ ले। नुकसान क्या है? तेरे तो पूरे के पूरे पैसे रिफंड हो रहे हैं ना। एंड इफ यू आर पॉजिटिव अबाउट योर रिजल्ट, तब तो तेरे को सीए इंटर की 15 दिन पहले, मतलब 15 दिन ज्यादा मिल रहे हैं तेरे को, बाकी सब बच्चों से 20 दिन ज्यादा मिल रहे हैं। तो तेरे को ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। कृष्णपाल सिंह का भी एक डाउट है, वो भी ले लेते हैं। क्या है सर, आंसर दीजिए, क्या डाउट है कृष्णा का? मेरे को दिख नहीं रहा है कृष्णा का डाउट ही नहीं मिला मुझे, कहां है? चलो कोई नहीं, अब हमारे पास 5 मिनट तो नेट बचा है, तो अपन एक काम करते, थोड़ी सी शुरुआत तो कर ले हमारे सब्जेक्ट के बारे में, अदरवाइज लगेगा आज पढ़ा क्या। तो इस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो मैंने आपको बता दिया। इसमें 100 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा, जिसमें से 30% वो आपसे एमसीक्यू की केस स्टडी पूछ लेंगे। मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बस आंसर आपको एमसीक्यू में देना आएगा। वही फुल फ्लेजेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो नॉर्मल आता है। आईसीआई ने बेवकूफ बनाया एमसीक्यू के नाम पे। क्यों हम आपको एमसीक्यू पेपर दे रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन तो पूरा
एज इट इज वैसा का वैसा आता है, उसी को या तो पूरा पूछ लेते हैं सॉल्व करने को, या एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लेते हैं। एक फायदा है, एमसीक्यू में प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता है, आपका टिक लगाया हुआ मैटर करता है बस। तो आपने कैसे सॉल्व किया है, फॉर्मेट क्या है, वो सब एमसीक्यू में मैटर नहीं करता है। बस ये मैटर करेगा कि आपने प्रॉपर आंसर्स ए बी सी डी में से सही दिए कि नहीं दिए। 70% इज प्रैक्टिकल, तो 100% प्रैक्टिकल में से 70% आपका ये हो गया पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक, पूरा हम लोगों को पढ़ना है किस किस से। मेरा जो स्टाइल होता है वो पढ़ाने का, मैं बहुत सिंपल स्टाइल बताता हूं। हम लोग हमारे क्लास के नोट्स से पढ़ेंगे, जो मैं आपको पूरी बुक दूंगा कॉस्ट के, उसके प्रैक्टिकल्स करेंगे हम सारे। आई विल कवर 100% मॉड्यूल इन योर क्लास एंड आई विल कवर ऑल पास्ट एग्जाम क्वेश्चन इन योर क्लास। सब कवर करा दूंगा क्लास में, सब कुछ। सर ऐसा आप करते हो क्या एक्चुअल में? आई कैन प्रूव यू। मैं कैसे करता हूं, मैं आपको प्रूव क्या कर रहा हूं, मैं बता देता हूं कैसे करता हूं मैं। जैसे हम मान लेते हैं मैंने अभी मार्जिनल कॉस्टिंग सब चैप्टर पढ़ाया है सितंबर वाले बच्चों को। ये मेरे क्लास के नोट्स है, ई नोट्स है, मतलब जो मैं क्लास में बनाता हूं ये ई नोट्स है। आई स्टार्ट फर्स्ट विथ एग्जाम्पल्स ऑफ द सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट चैप्टर कौन सा है, क्या कैटेगरी का है, कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। देन आई विल स्टार्ट फर्स्ट विद एग्जांपल्स। ये कराया, बहुत सारे एग्जांपल्स कराने के बाद जितने एग्जांपल्स मेरे को लगेंगे रिक्वायर्ड, उसके बाद मैं अपने क्लास के जो नोट्स है वो इसी ई नोट्स में अटैच कर देता हूं। जो आपके पास फिजिकल बुक ये मिलेगी आपको, जहां पे आपको चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे। अब सारे क्वेश्चंस और इसी के आंसर्स यहां पे कराना चालू किए। साथ साथ में मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर सारे के सारे मार्क करवा दिए, ऐसा ऐसा है, ये है, वो है। ये सब कराने के बाद और सुनना मैं क्या करूंगा, ये सब होने के साथ साथ जो क्लास क्वेश्चंस हुए, क्लास क्वेश्चंस के साथ ये क्लास क्वेश्चंस ही चले जा रहे हैं। इसके साथ में देखो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी साथ साथ में होते जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस क्लास के नोट्स में नहीं है वो पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चंस में ऑनलाइन आपको दिखा के उसके सारे के सारे आंसर्स और डिस्कशन सारे करते हैं। मतलब न केवल हम लोग क्लास के नोट्स करेंगे, क्लास के साथ साथ ही क्या करते जाएंगे, पूरे पीवाईक्यूज। ठीक, तो आपके पीवाईक्यूज सारे हो गए, क्लास के नोट्स हो गए, इसके बाद सारे पीवाईक्यूज हो गए। ये होने के बाद मैं इसी शीट में, ये देखो ये सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी साथ साथ में हो गए, इसी शीट में आपका मॉड्यूल अटैच कर दूंगा। अब पूरा मॉड्यूल पे डिस्कस हो जाएगा एक एक क्वेश्चन को लेके कि क्वेश्चन कहां से है, हमने कहां किया हुआ है, इसकी मार्किंग में बताता हूं क्या की हुई होगी मैंने। जैसे यहां से मैंने इसकी मार्किंग चालू करी होगी, जहां से हमारा इलिस्ट्रेशन चालू होता है ना, वहां से मैं मॉड्यूल की मार्किंग स्टार्ट कर देता हूं। ये देखो इलिस्ट्रेशन 1 हमारे नोट्स का क्वेश्चन 32 है। ऐसे करके मैं पूरा का पूरा मॉड्यूल डिस्कशन करने के साथ साथ नोट्स में कहां कहां है, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। ये देखो एक चीज आपको दिख रही होगी, निंटेंडो बोलता हूं मैं इसको, नो नीड टू डू। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फालतू रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जिसका लगता है कि ये क्वेश्चन आपको अलग से करने की जरूरत है ही नहीं, उसकी मार्किंग करा देता हूं पूरी की पूरी। और मॉड्यूल पूरी हो जाता है, पूरा मॉड्यूल हो गया। एक एक नोट्स का मॉड्यूल का क्वेश्चन कहां से है, कौन सा है, कहां से किया है, कौन सा करना है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। सारे एग्जाम क्वेश्चन सब कुछ पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्या क्या हो गया आपका, बताओ जल्दी बताओ, क्या क्या हो गया? नोट्स पूरा का पूरा, मॉड्यूल पूरा का पूरा, पीवाईक्यू हो गया। इसके बाद मैं आपको दूंगा पूरा का पूरा इस चैप्टर का, हर चैप्टर का एनालिसिस। जैसे मेरे पास ये मार्जिनल कॉस्टिंग के एनालिसिस है, इसमें मैंने रिवीजन वीडियो का स्कैन क्यूआर, साथ में इस नोट्स का पूरा क्यूआर, जो मैंने अभी आपको नोट्स बनवाए उसका पूरा क्यूआर, साथ में सारे टॉपिक्स क्या क्या अपने को रिवीजन में पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक के क्यूआर हैं, क्या होता है, ये पूरा रिवीजन, सारे फॉर्मूले। और सबसे बेहतरीन चीज इसके बाद क्या आएगा, लास्ट में आपको मैं दूंगा हर चैप्टर का एनालिसिस, कि एग्जाम के पहले जो अपने सारे क्वेश्चंस किए उसमें से कौन कौन से आपको एग्जाम के एक दिन पहले करने हैं। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हम एग्जाम के एक दिन पहले नहीं कर पाएंगे। जो आपने अभी फाउंडेशन में एक प्रॉब्लम फेस की होगी, अकाउंट्स का एक चैप्टर उठाया, करने की इच्छा थी 30 क्वेश्चन, लेकिन जब करने बैठे तो रियलाइज हो गया कि 1 घंटे में तो 5 ही हुए, अगले 1 घंटे में 5 ही हुए। लो, एक ही चैप्टर के करने में 3 घंटे लग गए, अब अगला चैप्टर कब करेंगे?
क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास प्लान ही नहीं था आखिरी दिन क्या करने वाले हैं उसका। मैं आपको प्रॉपर प्लान बना के दूंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन नोट्स, कौन कौन से क्वेश्चन मॉड्यूल और कौन कौन से क्वेश्चन पास्ट एग्जाम में एग्जाम के एक दिन पहले करने, पूरा प्लान दूंगा ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है। साथ में रिवीजन वीडियोस कौन कौन से, उसका पूरा क्यूआर स्कैन किया हुआ सब कुछ मिलेगा। साथ में आपको पूरे फॉर्मूला शीट है, इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए मैंने जो है, और साथ में वो ई नोट्स पूरे के पूरे आपके पास रहेंगे जो हमने क्लास में बनाए। आपको मेरी तरफ से इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आपको बस हर चीज की सॉर्टिंग भी मिल जाएगी। अच्छा इसे इसको करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, सर जो बोल रहे हैं बस वो करते जाना है। आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर करोगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो दिस विल बी आवर स्ट्रेटेजी to learn this subject, to understand this subject, to get a good grip on this subject. किसी को कुछ सवाल है इसके बाद? कुछ नहीं? तो आज का मेरा ड्यूरेशन हो गया और आज का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ओरिएंटेशन लेक्चर था। इसके अंदर आई वॉज अबाउट टू डिस्कस की, मतलब मेरा प्लान ही यही था कि मैं सिर्फ ये डिस्कस करूंगा कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, और बाकी आपको सीए इंटर के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। फाइनली हम लोग सिलेबस की बात कल से स्टार्ट करेंगे। टुमारो इज 28 एंड 28 से हम लोग चालू करेंगे कॉस्ट के बेसिक्स के बारे में पढ़ना, कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या क्या बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर बेसिक्स है, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपके लिए जीरो है तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मुझे आपको पूरा सब्जेक्ट एकदम शुरू से स्क्रैच से पढ़ाना है। तो एकदम जीरो लेवल से कल हम लोग बात चालू करेंगे कि एग्जैक्टली कॉस्ट होता क्या है और कैसे इसके अंदर पूरा का पूरा हम लोग चीजें समझते हैं। तो आज का डिस्कशन इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, एंजॉय, बाय बाय गाइस। इसके बाद एक और क्लास होगी आपकी, आई थिंक अकाउंट्स की। क्या अकाउंट्स है? हाँ, तो बस मनोज सर आने वाले हैं आपको क्लास लेने के लिए। थैंक यू गाइस।